हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर रहे हैं। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा। एशिया पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या में भी ये पहले ही नंबर पर है। ओके, और अगर हम देखें क्षेत्रफल के मामले में, दूसरा आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका, तीसरा आपको क्षेत्रफल के मामले में देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका, फिर क्षेत्रफल के मामले में आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। ओके, और फिर आपको देखने को मिलेगा 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, फिर आपको देखने को मिलेगा यूरोप, और फिर आपको सबसे छोटा महाद्वीप देखने को मिलेगा ओशेनिया। ओशेनिया महाद्वीप को हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोल देते हैं, समझिए, क्योंकि ओशेनिया महाद्वीप में बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। तो इस वजह से हम उसे कॉन्टिनेंटल द्वीपीय महाद्वीप या फिर हम उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे ध्यान रखने हैं हमें। अब ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप दुनिया की जमीन का वो 30% है ना, ध्यान रखोगे, दुनिया के भूभाग का इतना है। अच्छा, अगर हम देखें एशिया महाद्वीप में देश कितने आते हैं? देश आते हैं इसमें 48, समझ गए भाई। लेकिन अगर हम ध्यान रखोगे, ये यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम ताइवान को भी देख लें, ताइवान को अगर हम देश का दर्जा दे दें, जो कि यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं दे रखा, तो फिर हमारे पास 49 हो जाएंगे। तो इसलिए आप अभी 48 ही बताओगे। अगर कभी ऐसा ऑप्शन आया तो 48 या 49 लिख के देगा वो, आपको टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में 48 को ही दर्जा है। अभी ताइवान को देश का दर्जा नहीं है चाइना की वजह से। ठीक है, चाइना कहता है ये मेरा हिस्सा है, मैं इस पे कब्जा करूंगा। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, एशिया में दुनिया की कितनी पॉपुलेशन रहती है? आपको पता है दुनिया में पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन। कितने बिलियन है? इतनी, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, अभी यहां पर कितनी है? 4.7 बिलियन, समझ गए भाई, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, समझ गए, इतनी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें से भी एशिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश रहता है जनसंख्या के मामले में, वो कौन सा है? भारत। ठीक है भाई, तो भारत है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, और वो एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है भाई, एशिया महाद्वीप में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी नेपाल के अंदर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगी, और ये आपकी 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। ओके, एशिया महाद्वीप में ही दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला, है ना, ध्यान रखोगे, क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा मौसिन राम। ये मौसिन राम 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है औसतन सालाना यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ मेघालय में पड़ता है, भारत में ही। ये भी आप ध्यान रखोगे, मेघालय में, भारत में ही। अच्छा, और बताता हूं, एशिया महाद्वीप में ही दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, वो कौन सी है? बैकाल झील। ये भी आप ध्यान रखोगे, और बैकाल झील 1632 मीटर गहरी है, और ये बैकाल झील आपको रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ेगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रूस का वो रूस जो है ना, वो 2 महाद्वीपों पे है, यूरोप में भी बसा हुआ है और वो एशिया में भी है। जो एशिया में रूस का हिस्सा है उसको साइबेरिया बोला जाता है। ठीक, कंफर्म। अब ऐसे ध्यान रखोगे, तो उसी साइबेरिया क्षेत्र में ये है बैकाल झील, है ना। तो हम कह सकते हैं साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का क्षेत्र, यानी कि हम उस रसिया के हिस्से की बात कर रहे हैं जो एशिया में लगता है, और रूस का ज्यादातर क्षेत्र एशिया में ही लगता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे मैप आप देख रहे हो, इस मैप पे जब आप आओगे बच्चे, तो जैसे ये रशिया वाला इलाका हो गया, ठीक है, और ये रशिया में ना, यहां पे ये आपको यूराल पर्वत वाला देखने को मिलेगी, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के इधर का रशिया ये जो है, ये यूरोप में लगता है, और ये बाकी सारा रशिया ये एशिया में लगता है, और एशिया में इसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया। ठीक है भाई, साइबेरिया। और यहां पर आपको मिलेगी ये झील, बैकाल झील। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की भी है, दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। ठीक है, ध्यान रखोगे, दुनिया की सबसे, इसको क्या बोल दिया जाता है? पुरानी झील भी बोल दिया जाता है, और सबसे गहरी झील भी बोल दिया जाता है। तो यहां तक डन, यानी कि एशिया ऐसा देश है जो यूरोप और महाद्वीप दोनों, यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में है। ऐसा ही एक और देश है, वो है तुर्की। ठीक है भाई, तुर्की ये रहा। तुर्की जो आप देख रहे हैं, ये 98% किस में लगता है? एशिया में। 2% इसका हिस्सा इस्तांबुल वाला क्षेत्र यूरोप की जमीन पर है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे 98% तुर्की एशिया में काउंट होता है, और 2% जो उसका इस्तांबुल क्षेत्र है वो किस में लगता है? यूरोप की जमीन पर। ठीक है,
ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, यहां तक होगी हमारी, आ जाओ अब आगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है? यूरोप और एशिया की सीमा कई सारी चीजें बनाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, अभी मैंने रशिया के अंदर यूराल पर्वतमाला बताई थी। यूराल पर्वतमाला भी तो डिवाइड कर रही है एशिया वाले रशिया को और यूरोप वाले रशिया को, तो सीधी सी बात है कि यूराल भी सीमा बनाएगी। यूराल पर्वतमाला भी एशिया और, है ना भाई, एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाती है। ओके, क्लियर हो जाएगा। यूराल के साथ साथ आप यहां पर कैस्पियन सागर देख रहे हैं ना, ये भी क्या काम करता है? ये भी यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। साथ में आप काला सागर को भी ले लीजिए, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, काला सागर ये भी एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाता है। चलो देखते हैं, आ जाओ। देखो, आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ये रहा कैस्पियन सागर, ठीक है भाई, ध्यान रखो, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के इधर आपको कौन सा लगेगा? यूरोप है, और इधर आपको कौन सा लग रहा है? ये एशिया वाला क्षेत्र लग रहा है, ठीक है, ये बाउंड्री बना रही है यानी कि कैस्पियन सागर। ये रहा यहां पर काला सागर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, काला सागर भी क्या काम करता है? इधर आपको यूरोप है, इधर आपको ये देखने को मिल जाएगा एशिया। और ये जो यूराल पर्वतमाला थी अभी हमने देखी थी रशिया के अंदर, उधर का रशिया और इधर का रशिया दोनों में बांट दिया, ठीक है। जो यूरोप की तरफ लगने वाला रशिया है उसको यूरोपियन रशिया बोला जाता है, यूरोपियन रशिया। जब भी आप ये सुनते हो ना, रूस ने ये कर दिया, रूस ने वो कर दिया, रूस ये, तो समझ लो किस वाले रूस की बात हो रही है, यानी कि इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, इस वाले की। इसकी ज्यादातर रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 14 में से 12 करोड़ इसी क्षेत्र में रहती है, यहां पर, समझ गए, इसी वाले में। बाकी 2 करोड़ आपको यहां इस पतले से क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी यहां को, ठीक है। तो ज्यादातर पॉपुलेशन भी इधर ही रहती है। उसकी राजधानी मॉस्को भी यही है, मॉस्कोवा नदी के किनारे, ठीक है। तो ज्यादातर जब भी आप सोच रहे हो रूस ने ये डिसीजन लिया, रूस ने, तो समझ लो उस वाले हिस्से की बात हो रही है। और जब भी सुनो साइबेरिया में ठंडी हवाएं चल रही है, तो समझ लो इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है फिर, ठीक है। तो रशिया को डिवाइड भी कर दिया और एशिया और यूरोप को भी डिवाइड कर दिया इस यूराल पर्वतमाला ने, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही कैस्पियन सागर और काला सागर ने भी रशिया और यूरोप को बांट दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां तक हमारी बात हो गई। मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, जैसे यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे ना दारदेनेलस जलसंधि है, वो भी एशिया और यूरोप के बीच में है। कैसे है? देखो, इसके लिए हम जाएंगे दूसरे वाले मैप पर, और मैप पर जाकर हम एक चीज देखेंगे बिल्कुल लाइव कि दारदेनेलस जलसंधि कहां है। देखो, जहां पर तुर्की का विभाजन हो रहा था ना, तुर्की का इस्तांबुल क्षेत्र यूरोप में था, बाकी 98% तुर्की एशिया में था। बस उसी जगह पर बीच में आपको दारदेनेलस जलसंधि वहां पर देखने को मिलेगी। जैसे मान के चलो ये हिस्सा तुर्की है, ठीक है भाई, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये तुर्की का हिस्सा है, ये तुर्की है। पूरी दुनिया के मुस्लिमों का गढ़ बोला जाता है तुर्की को, ये तुर्की है, ठीक है भाई, ये आप तुर्की देख रहे हो यहां पर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, तुर्की हो गया। अब आप आओ, तुर्की का ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस्तांबुल वाला क्षेत्र, ये किस पे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है यूरोप पर। इन दोनों के बीच में यहां पर आपको दारदेनेलस जलसंधि देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, तो ये रहा, देखो ये जो गैप है ना, ये जो आप गैप देख रहे हो यहां पे, ये दारदेनेलस जलसंधि है। ये इधर एशिया की भूमि है, इधर यूरोप की भूमि है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, इधर आपको देखने को मिलेगी ये यूरोप की भूमि है और ये एशिया की, ये बीच में यहां पर लाइन, ठीक है भाई, ये यहां पर दारदेनेलस जलसंधि आपको देखने को मिलेगी। तो पेपर में ना कल को अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई दारदेनेलस, देखो यहां से भी अलग हो रही है ये, है ना, तुर्की का इस्तांबुल इधर बसा हुआ है, बाकी तुर्की इधर, ये रहा यहां पर, ये भी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां से ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये रहा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहां पर भी ये कंफर्म हो गया होगा कि भाई यहां से, ठीक है, ये ऊपर तुर्की के ऊपर वाला क्षेत्र में आपको काला सागर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक सी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम ये भी कैसे तक कह सकते हैं कि दारदेनेलस, लिख सकते हो उसके बारे में कि दारदेनेलस जलसंधि भी यहां है, याद रखोगे दारदेनेलस, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये आपके पेपर में इतना डीपली पूछेगा नहीं कि भाई एशिया और यूरोप के बीच में ये वाली जलसंधि यहां पर देखने को मिल जाएगी, ये आपसे पूछेगा नहीं, टेंशन ना लो, यूपी ट्रिपल एससी पैट में, ठीक है। पैट में बस ये पूछ सकता है कि कौन सा यूरोप और इसको, है ना, अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये ध्यान रखोगे, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, यूराल पर्वतमाला, इतना पूछ सकता है आपसे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ठीक है, ये मिलेगी आपको कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि इज अ इंपॉर्टेंट जल संधि। आप बोलोगे बेरिंग जल संधि कैसे? देखो, मान के चलो यहां तुम्हारे पास ये मैप है, ठीक है, अब ये हो गया रशिया वाला क्षेत्र यहां तक, ठीक है भाई, बिल्कुल यहां तक हो गया। अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो फिर इधर से ये वाला हिस्सा आ जाएगा, इधर से अमेरिका का, लेकिन तुम्हारे सामने एक खुला हुआ मैप है। अगर मैं इसे फोल्ड करता तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके नजदीक आ जाता ना, यहां पे इसके पास आ जाता। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो रशिया यानी कि साइबेरिया वाला हिस्सा है, यहां पर आपको ये जल संधि देखने को मिलेगी। ठीक है, इधर हमारा एशिया का, रशिया का साइबेरिया हिस्सा यहां तक जा रहा है और यहां से शुरू हो रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है और यहां पर ये है। तो ध्यान रखोगे उधर भी इधर भी, यानी कि अगर मैं इसे बिल्कुल फोल्ड कर दूं तो ये एक ही जगह बन जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखो एक जगह बन जाएगी। तो ये बेरिंग जल संधि है, किस किस के बीच में आपको देखने को मिलेगी? एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में बेरिंग जल संधि है। ठीक है, इसको मैं आपको कैसे दिखाता हूं, देखो बहुत सिंपली है। इसको अगर आप यहां पर देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो। ठीक है भाई, ये देख रहे हो ना, ये इधर एशिया का कौन सा हिस्सा है? एशिया का ये वाला हिस्सा, साइबेरिया का हिस्सा, इधर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। इन दोनों के बीच में जो ये जल संधि है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये बेरिंग जल संधि है। ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे प्रशांत महासागर है। जल संधि क्या होती है? हमेशा जल को मिला देती है। जल संधि, जहां पर जल मिल रहा होगा वहां से जमीन अलग होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि इधर से इधर जल मिल गया, जमीन अलग हो गई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ये ऊपर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिला दिया। बेरिंग जल संधि ये है जो किसको जमीन से अलग कर रही है? इधर एशिया की भूमि और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भूमि है ये। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर मैं इसको और डीपली लेकर जाऊं तो आर्कटिक महासागर का यह छोटा सा सागर है, चुचकी सागर। बहुत बड़े बड़े जो महासागर होते हैं वो अपने साथ छोटे छोटे सागर लेकर चलते हैं। तो आर्कटिक महासागर का चुचकी सागर प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से जुड़ता है। तो चुचकी सागर बेरिंग सागर से जुड़ रहा है। इसको ना बोलना चाहो तो आर्कटिक महासागर बड़ा प्रशांत महासागर से जुड़ रहा है, ये बोल सकते हो। ये ज्यादा बड़ा नहीं है बेरिंग सागर, बस इतना ही क्षेत्र कवर करता है ओनली। बाकी तो नीचे प्रशांत सागर है ना ये। ठीक है भाई, टोटल बाकी तो यहां पर आपको प्रशांत महासागर देखने को मिल जाएगा ना, ऊपर ये आर्कटिक महासागर देखने को मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि आर्कटिक महासागर को किससे कनेक्ट कर रहा है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बिल्कुल डीपली जाना चाहते हो तो यहां पर छोटा सा ये चुचकी सागर को बेरिंग सागर से कनेक्ट कर रहा है। खत्म भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गई यहां पर ये वाली जल संधि। और ऐसे ही दारदेनेलस हमने किधर देखी थी? एशिया और यूरोप के बीच में जल संधि। ठीक है, आ जाओ अब इधर देखते हैं। बोलता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया में विश्व की लगभग कितनी % जनसंख्या निवास करती है? भाई 4.7 बिलियन है ना भाई, ध्यान रखोगे 4.7 बिलियन। लगभग विश्व की हम 60% बोल सकते हैं। समझ गए भाई, 60% पॉपुलेशन को थामे बैठा है एशिया महाद्वीप। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आपको देखने को मिलेगी? एशिया की लंबी नदी आपको देखने को मिलेगी यांगसी क्यांग। याद रखोगे, यांगसी क्यांग आपको देखने को मिल जाएगी। यांगसी क्यांग जो कहां पर बहती है? चीन में। पता है इस यांगसी क्यांग नदी पर थ्री गॉर्ज डैम है। ठीक है, ध्यान रखोगे, थ्री गॉर्ज डैम। ये इतना बड़ा डैम है कि जब ये बना था तब से लेकर अब तक पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कुछ पल्स के लिए डाउन हो गया है। समझ गए, ये इतना बड़ा बांध है। और अब ऐसे ही चाइना इसके ऊपर भी डैम बनाने जा रहा है। अब ऐसे ही चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। समझ गए, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये भी हो गई भाई। अच्छा, ये तो हो गई यांगसी क्यांग जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं येलो रिवर कहां पर बहती है? येलो रिवर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये भी येलो रिवर भी चाइना में ही बहती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, चाइना में ही बहती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। एशिया में ऐसा कौन सा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? भाई भारत में अगर हम देखें तो वो तो 382 है 2011 के हिसाब से। 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर औसतन रह रहे होते हैं।
किसी किसी राज्य में ज्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। जैसे बिहार में 1106 है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, तो ऐसे हमने ध्यान रखना है। अब आप पड़ोसी देश को देखोगे, बांग्लादेश को 1333 है जनसंख्या घनत्व के मामले में। 1333 तो बहुत हाई हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें और भी है जो इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, वो सिंगापुर में आपको 8000 से ज्यादा का देखने को मिल जाएगा। इतने ज्यादा व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर औसतन रह रहे होते हैं सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, समझ गए, और वहां की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। वहां की 60 लाख प्लस आबादी है, ज्यादा नहीं है, समझ गए, 60 लाख प्लस आबादी है। और वहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं, वहां पर हमारे यहाँ की जो तमिल है ना, तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है, वो वहां पर भी बोली जाती है तमिल भाषा, क्योंकि तमिल लोग वहां पर भी बसे हुए हैं। मंदारिन जो चाइना की भाषा, वो भी वहां पर बोली जाती है। मलय जो मलेशिया की भाषा है, वो भी वहां पर बोली जाती है। इंग्लिश भी बोली जाती है वहां पर, ठीक है। तो ऐसी भाषाएं बोली जाती है। बोलता है यूरोप महाद्वीप देशों की संख्या है। अब यूरोप में चलते हैं। यूरोप दुनिया में अगर आप देखोगे, यहां पर आपको 76 करोड़ प्लस आबादी देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। यहां पर आबादी बड़ी थोड़ी है, आप कह सकते हो कि ठीक ठाक ही है। और यहां पर ये दुनिया का छठा बड़ा महाद्वीप है, छठा बड़ा महाद्वीप है। और ये एक विकसित महाद्वीप है, समझ गए भाई, विकसित। ये बिल्कुल डेवलप्ड आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, ओके। और यहां पर 44 है, ध्यान रखोगे, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग देशों की आबादी, मतलब देश जो टोटल आपको देखने को मिलेंगे वो कितने हैं, 44, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन है 76 करोड़ प्लस, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं यूरोप ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां से ना तो 0 डिग्री जाती है भूमध्य रेखा, न कर्क जाती है, न मकर जाती है, ठीक है। यहां से 0 डिग्री भी नहीं जाती, यहां से कर्क भी नहीं जाती, यहां से मकर भी नहीं जाती है, समझ गए। कोई सी इनमें से तीनों में से रेखा नहीं जाती। ये एक, ध्यान रखोगे, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में बसा हुआ है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में बसा हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं ये पहले तुम्हें कटिबंध बता दूं ताकि तुम कंफर्म रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड मैप पे देखो, हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, सॉरी जी, हमारा ग्लोब है और इस पे हमारी 0 डिग्री है। ये जो हमारी 0 डिग्री है, ठीक है, अब ये 0 डिग्री के 5 डिग्री ऊपर लीजिए, 5 डिग्री नीचे लीजिए, ठीक है, 5 डिग्री ऊपर लीजिए, 5 डिग्री नीचे लीजिए। ये जो क्षेत्र है ना पूरा पार पृथ्वी पर, अब यहां पर जो भी देश पड़ेंगे, जो भी जंगल पड़ेंगे, जो भी समुद्र पड़ेगा, कुछ भी पड़ो इस क्षेत्र में, दुनिया का इसको प्योर उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसको हम ट्रॉपिकल जोन क्षेत्र बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध, यहां पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं साल भर, टेम्परेचर इक्वल बना रहता है साल भर, गर्मी इक्वल बनी रहती है साल भर, समझ गए। ऐसे आपने ध्यान रखना। बारिश भी खूब दबा के होती है, क्योंकि जब तापमान हाई होगा तो सीधी सी बात है, प्रेशर जो बन जाता है, लो हो जाता है, ठीक है भाई, दाब कम हो जाता है जहां तापमान ज्यादा रहता है, और फिर बारिश होगी उस क्षेत्र में। अब ये हो गया, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब 5 डिग्री हो गया ऊपर नीचे, अब 23.5 डिग्री लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है भाई। 0 से 23.5 डिग्री और 0 से 23.5 डिग्री, या फिर आप 5 से 23.5 के बीच का क्षेत्र भी बोल सकते हैं। 5 से 23.5 का जो बीच का क्षेत्र है ना, दोनों ही तरफ, उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन, यानी उप, ध्यान रखोगे है ना, उप उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम इसको? उप उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलेंगे इसको, उप उष्ण, है ना भाई, ध्यान रखोगे, उप उष्ण कटिबंध क्षेत्र हम इसको बोलेंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, यानी कि गर्मी तो है उस हिसाब की नहीं है जो 0 से 5 डिग्री के बीच की है, ठीक है भाई, ध्यान रखो। बारिश तो है उस हिसाब की नहीं है जो 0 से 5 डिग्री के बीच की है। तो 5 से लेकर 23.5 के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या बोला जाता है? उप उष्ण सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। अब क्या काम करते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में? हम 5 डिग्री को काउंट ही नहीं करते, हम कह देते हैं कि 0 से 23.5 के जो बीच का क्षेत्र है जी, वो उष्ण कटिबंध है, हम ऐसे कह देते हैं। और ऐसे ही हम नीचे को बोल देते हैं कि 0 से 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध है, गर्मी वाला क्षेत्र है। ऐसे बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए पता रहना चाहिए कि भाई 0 से 5 वाला प्योर है, बिल्कुल प्योर, ठीक है, वो है।
असली में उष्ण कटिबंध क्षेत्र। आसपास का तो उप उष्ण कटिबंध है 23.5 तक, यानी कि उतनी नहीं है बारिश और गर्मी जो 0 से 5 के बीच में है। बाकी 23.5 तक हमें दोनों तरफ देख के चलना है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं और अब हम 23.5 तक हो गए, अब हम 66.5 तक देख रहे हैं दोनों तरफ। 23.5 यहां पर हो गया, ये भी 23.5 यहां पर हो गया, ये हो गई नीचे वाली मकर रेखा, ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा 23.5। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऊपर की ओर को जो रेखाएं आप गिनोगे तो एन लगाओगे उनके साथ, यानी कि आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, उत्तर की ओर जा रहे हो, नॉर्थ पोल की तरफ। नीचे की ओर आओगे तो उनके आगे एस लगाओगे, जैसे 23.5 डिग्री एस, यानी कि हम समझ जाएंगे कि 23.5 डिग्री नीचे की बात हो रही है, ठीक है। ऊपर तक 90 चलते चलते ऐसे ही लगाओगे और नीचे तक 90 तक चलते चलते एस लगाओगे आप, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये आप 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच का क्षेत्र देख रहे हैं दोनों तरफ, 23.5 से 66.5, ये कौन सा है? ये है शीतोष्ण कटिबंध, जहां ठंड रहती है, ठीक है, जहां ठंडी पड़ती है, यानी कि टेम्परेट जोन। इसको आप क्या बोलोगे दोनों तरफ? इसको बोलोगे आप शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन आप इसको बोलोगे दोनों तरफ। अब इस बीच में कोई देश बसा हुआ हो, कुछ भी हो, वो शीतोष्ण कटिबंध में माना जाता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। ओके, अब 66.5 से ऊपर 90 तक, नीचे 66.5 से 90 तक, ये होता है टुंड्रा क्लाइमेट वाला क्षेत्र, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? टुंड्रा, बिल्कुल बर्फ जमी हुई, खत्म मामला, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, टुंड्रा देखने को मिलेगी और यहां आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, काई लाइकेन जैसे वनस्पति मिलेंगे। नीचे वाले में जो बर्फ से जमी हुई है उसको क्या बोलते हैं हम? काई और लाइकेन, जो इस क्षेत्र में मिलते हैं हमें। पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बर्फ जमी हुई मिलेगी पार। आप देखते हो नीचे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो बर्फ से जमा पड़ा है पूरा, और ऊपर जो आर्कटिक महासागर है वो बर्फ से जमा है, वो पूरा नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक महासागर मिलता है, पूरा बर्फ से जमा पड़ा है, ठीक है भाई। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब जो यूरोप है, वो यूरोप ज्यादातर इस 23.5 से 66.5 के बीच में बसा हुआ है, तो इसीलिए तो हमने लिखा था कि यूरोप में शीतोष्ण कटिबंध क्लाइमेट है, ठीक है, वो ज्यादातर इसमें। लेकिन यूरोप के कुछ हिस्से आपको टुंड्रा में भी बसे हुए मिल जाएंगे, ऊपर के कुछ हिस्से थोड़े से टुंड्रा में भी हैं, समझ गए। जैसे रशिया का ऊपरी क्षेत्र टुंड्रा में है, बर्फ जमी पड़ी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। फिनलैंड का ऊपरी क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन ऊपरी क्षेत्र, समझ गए। तो आपको बहुत सारे ऐसे, कनाडा का ऊपरी क्षेत्र, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप का ऊपरी क्षेत्र, समझ गए। तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे ऊपर के जो बर्फ से जमे पड़े हैं, समझ गए, टुंड्रा क्लाइमेट में। और नीचे है ही टुंड्रा क्लाइमेट में बसा हुआ, समझ गए, नीचे वाला महाद्वीप, यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, हमारा जो भारत है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं, हमारे भारत में यहां से कर्क रेखा चली जाती है, ऊपर वाली ये वाली 23.5 डिग्री, ठीक है। तो हमारे भारत नीचे तक, कर्क रेखा के नीचे, यानी कि इस कर्क रेखा के नीचे, यानी हमारा भारत उप उष्ण कटिबंध में भी बसा हुआ है और 23.5 डिग्री के ऊपर भी बसा हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ आप जब जाओगे तो वहां पर कैसी क्लाइमेट है? शीतोष्ण कटिबंध वाली। यानी कि हमारा भारत शीतोष्ण कटिबंध में भी है और ध्यान रखोगे उप उष्ण कटिबंध में भी आ रहा है हमारा भारत, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर। लेकिन हम पता है क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं भारत जी उष्ण कटिबंध में ही है, ऐसे बोल देते हैं हम बोलचाल में, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई एक गर्मी वाले इलाके में पड़ता है, हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। चलो यहां तक डन। अब जब भी मैं तुमसे बोलूंगा कौन सा देश किस क्षेत्र में बसा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो ये शीतोष्ण में है। अब जैसे मैं अफ्रीका को बोलने लगूं, अफ्रीका महाद्वीप किस में पता है? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा जाती है, कर्क, 0 डिग्री, मकर, और वो प्योर गर्मी वाले इलाके में है, सर्दी देखी नहीं है। सर्दी थोड़ी बहुत नीचे साउथ अफ्रीका की तरफ मिल जाती है, थोड़ी बहुत नीचे को जाके अफ्रीका महाद्वीप पे, चलो वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो ये हो गया, यहां पर हमने देख लिया, ये पता चल गया कि हमें कौन कौन सा कहां पर है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इस मैप पे आपको दिखाऊं कि जी 0 डिग्री कहां से जा रही है? 0 डिग्री ऐसे निकल के जा रही है, यहां से ऐसे निकल के ऐसे निकल गई, ठीक है। हमारा भारत भी ऊपर रह गया 0 डिग्री से, हमारे भारत से नहीं जाती है ना। इस अमेरिका, ध्यान रखो, साउथ अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से ऐसे निकलकर चली गई 0 डिग्री, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा।
और अगर आप देखोगे जो कर्क रेखा है वो ऐसे निकल के चली जाती है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे कर्क रेखा हमारे भारत से भी निकल के चली जाएगी, कर्क रेखा ऐसे निकल के चली गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो मकर रेखा है वो मकर रेखा ऐसे निकल के चली जाती है यहां से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो ऐसे निकल के यहां से चली जाती है, ऐसे निकल के मकर रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप तो देखना तीनों रेखाओं के बीच में आ गया, बहुत गर्मी है ना। बस थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका के इस नीचे वाले क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप के नीचे साउथ अफ्रीका देश है, यहाँ पर बिल्कुल उसमें थोड़ी बहुत ठंड मिल जाती है, समझ गए। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ पर बिल्कुल ये कंफर्म चीजें पता चल गई होंगी। अब देखना ज्यादातर दुनिया कहां बसी हुई है, ज्यादातर तो सर इस ऊपर ही बसी हुई है, समझ गए। कर्क रेखा के भी ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी ज्यादातर दुनिया। ओके, यहां पर बसी हुई है ज्यादातर, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पर। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो है वो है एल्ब्रुज, है ना भाई। कितना है? 5642 मीटर। कहां पर मिलेगा? रूस के अंदर मिलेगा, रूस के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा देखो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं, इधर देखो, जैसे मान के चलो यहां पर ना, यहां पर आपका स्पेन और पुर्तगाल बिल्कुल यहां लास्ट में पड़ते हैं। तो यहीं से बिल्कुल आप स्पेन से, यानी कि ये आपका अटलांटिक महासागर है, यहीं से एक पर्वतमाला शुरू हो जाती है यूरोप में, ऐसे जाती है यूं होकर, समझ गए भाई, ऐसे जाती है यूं होकर, यूं, और यहां कैस्पियन सागर तक जाती है यूरोप में। जैसे हमारे एशिया में हिमालय पर्वतमाला है, ऐसी यूरोप में एक अल्पाइन पर्वतमाला है। कौन सी है? अल्पाइन। कहां से जा रही है वो जा रही है यहां अटलांटिक महासागर से होकर पूरी कैस्पियन सागर तक। देख रहे हो कितना सारा एरिया उसने कवर कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यहां तक जा रही है। और यहां पे जब आ जाती है ना कैस्पियन सागर के पास, तो यहां पर उसकी काकेकश पर्वतमाला उसका हिस्सा है, एक और छोटी सी रेंज काकेकश उसका हिस्सा है, ठीक है। आओ मैं इस वाले मैप पे आपको दिखाता हूं, बिल्कुल यहां पे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इधर देखो, जैसे ये वाला मैप है तुम्हारे सामने, है ना, और इसमें जो आप देख रहे हो यहां से शुरू हो जाती है ये पर्वतमाला ऐसे करके यूं, ठीक है भाई, ऐसे करके यूं, और ये पहुंच जाती है यहां कैस्पियन सागर तक। अब यहां पर आपको काकेकश पर्वतमाला इसका हिस्सा लगेगी, काकेकश, ठीक है भाई। ये काकेकश पर्वतमाला यहां कई देशों के बॉर्डर पर है। जैसे कौन कौन से देश के बॉर्डर पर? जैसे कि रशिया इधर है, जॉर्जिया इधर है ना भाई, अजरबैजान, है ना, और आर्मेनिया, इन देशों के बॉर्डर पर है। रूस, ध्यान रखोगे, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये रही यहां पर ये पर्वतमाला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि जब यहां पर अल्पाइन पर्वतमाला आई तो यहां पे अल्पाइन पर्वतमाला को किस नाम से जाना जा रहा है? काकेकश पर्वतमाला के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि अल्पाइन का ही हिस्सा है काकेकश। तो ये आप देख रहे हैं ना सफेद सफेद, समझ गए। यहां पर देखो ये पर्वतमाला है पूरी, इन्हीं में रूस की तरफ को यहां पे माउंट एल्ब्रुज आपको सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंचा इनका पर्वत आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन सा है ये? माउंट एल्ब्रुज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन ये यूरोप का तो है, लेकिन किस तरफ पड़ता है? यूरोपियन रशिया में ही पड़ता है, रशिया के उस हिस्से में पड़ता है जो यूरोप के अंदर है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। उम्मीद है यहां तक तुम्हारी ये वाली बात डन। अब एक और बात डन सुनना, देखो यहां पे, जैसे अभी हमने ये पर्वतमाला पूरी खींची थी, अल्पाइन पर्वतमाला, अल्पाइन पर्वतमाला में ही आपको यहां पर अल्पस पर्वत मिलेंगे, इतने हिस्से को अल्पस बोला जाता है, ठीक है भाई। यहां से आपकी शुरू हो रही थी पार ऐसे करके यूं के यूं, वहां तक जा रही थी ये अल्पाइन पर्वतमाला, यूरोप के दक्षिणी हिस्से में है ये, यूरोप ऊपर है ज्यादातर, बस यहां पर ध्यान रखोगे यूरोप के कुछ ही देश पड़ते हैं जहां से ये होकर जाती है पूरी अल्पाइन, काकेकश वहां हो गई। अब इसी अल्पाइन का हिस्सा है अल्पस पर्वत, ये रहे यहां पर, ये अल्पस पर्वत यहां किस देश में फैले हुए हैं? ये जो फैले हुए हैं यहां पर देखो, ये फैले हुए हैं, ध्यान रखोगे, जैसे कि हम कह सकते हैं यहां पर ये आपको फ्रांस में देखने को मिल जाएंगे, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे, इटली में देखने को मिल जाएंगे, ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएंगे, स्लोवानिया में देखने को मिल जाएंगे, और जर्मनी में, थोड़ा सा जर्मनी में टच हो जाते हैं। तो एक बार बस ध्यान रखो, जैसे फ्रांस में, जैसे जर्मनी में, जैसे स्लोवानिया में, जैसे ऑस्ट्रिया में, जैसे स्विट्जरलैंड में, यहां पर ये अल्पस पर्वत है। इन अल्पस पर्वत की भी अपनी ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट ब्लांक, जो यहां पर फ्रांस की तरफ पड़ती है,
4805 मीटर ऊंची है। कितनी है? 4805। माउंट ब्लांक उसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखोगे, माउंट ब्लांक। अल्पस, आप जब स्विट्जरलैंड घूमने जाते हो ना, वहां पर जो पर्वतों की वादियां है वो अल्पाइन पर्वतमाला के अल्पस पर्वतों का ही वो वादियां हैं, समझ गए? उन्हीं में तुम घूमने जाते हो, तो यहां पर वही सब आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए भाई? ध्यान रखोगे तो यहीं पर आप देखते हो ये सब चीजों को जो यहां पर देखने को मिलते हैं। ये आपका स्विट्जरलैंड वाला ही क्षेत्र है जो यहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ये वही पर्वत आपको देखने को मिलते हैं यहां पर इस वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ये वही सब है जो यहां पर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? उम्मीद है आपको ये सब चीज पता चली होगी इसमें। तो समझ गए, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, स्लोवेनिया में, फ्रांस में, यहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माउंट ब्लांक पता चल गई भाई, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहां की है, कैसे है, ये उम्मीद है आपको पता चल गई होगी। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। ठीक है भाई, यहां तक डन। आ जाओ अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हो गया हमारा यहां पर बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है यूरोप की प्रमुख पर्वतमाला अल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी देखा था, यूरोप में अल्पस किसका हिस्सा है? अल्पाइन का। अल्पाइन का ही हिस्सा है ना, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिर्फ अल्पस वाले हिस्से की, माउंट ब्लांक 4805। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माउंट ब्लांक वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, डन लगा सकते हैं, जब पढ़ा है तो तुरंत लगा देंगे। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहां है? देखो भाई, यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा। याद रखोगे, वोल्गा सबसे लंबी नदी है, वोल्गा। और वोल्गा कहां मिलेगी? ये मिलेगी रशिया के उस हिस्से में, है ना भाई, रशिया के उस हिस्से में जो यूरोप में है। देखो हम बांट लेते हैं इसको, ये रही यूराल पर्वतमाला हो गई, ये वाला रशिया यूरोप में है, तो यहां पर वाल्देई की पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी? वाल्देई पहाड़ी। इन वाल्देई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी निकली, ऐसे निकल के यहां आ गई, कैस्पियन सागर में गिर गई, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यानी कि रशिया के उस हिस्से में है जो रशिया यूरोप में लगता है, और वहां पर ये बह रही है नदी, और इसको ही हम पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी मानते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? अच्छा, एक और ध्यान रखोगे, जैसे ये यूराल पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला यहां से यूराल नदी निकलेगी यूराल पर्वतमाला से, और वो आ जाएगी कजाकिस्तान, फिर कजाकिस्तान के बाद कैस्पियन सागर में गिर जाएगी। तो सर दो नदियां हमने देख ली, ये यूरोप की तीसरी लंबी नदी है। ठीक है, जो अभी अभी हमने देखी है यूराल। तो यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर यूरोप की दो लंबी नदियां हैं। पहली आपको पता है वोल्गा, और तीसरी वो आपको पता है यूराल। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा? अच्छा, फिर सर यूरोप की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? वो है डैन्यूब, जो 10 देशों से होकर जाती है, 4 राजधानी से होकर जाती है। 10 देशों में से 4 की राजधानी से होकर जाती है डैन्यूब। कहां से निकलती है? आ जाओ दिखाता हूं। डैन्यूब जो निकलती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट वाले क्षेत्र से निकलती है, जर्मनी के दक्षिण से, जहां कोयला है, कोयला वाले क्षेत्र है, वहां से निकलती है। निकलने के बाद ऐसे बहेगी, यूं होकर यूं होकर यूं होकर यूं होकर, और यहां आके गिर जाएगी। समझ गए भाई? यहां आके गिर जाएगी, ये ब्लैक सी में गिरती है। समझ गए भाई? ये इसमें ब्लैक सी में गिर जाती है, यहां पर आकर यूं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये रहा काला सागर, 10 देशों में गिर जाती है, 10 देशों में बहती है, मतलब समझ गए? 10 देश, 4 राजधानी, दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से यही होकर बहती है, डैन्यूब। तो अब हम देखें, यूरोप की पहली लंबी नदी सर वोल्गा है, पता है हमें, वोल्गा सीधी सीधी रशिया की वाल्देई पहाड़ी से निकली और यहां जाके गिर गई। दूसरी लंबी नदी डैन्यूब, जो 10 देशों से बह रही है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकली, और निकलने के बाद कहां जाकर गिर गई? यहां पर, समझ गए, काला सागर में जाकर गिर गई। 10 देश, 4 राजधानी से बह रही है डैन्यूब। और तीसरी कौन सी हो गई? तीसरी वोल्गा नदी होगी, उस तीसरी यूराल हो गई। और यूराल कहां से निकल रही है? यूराल यहां से निकल के कजाकिस्तान से आकर और यहां आके गिर गई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो भी कैस्पियन सागर में। आ जाओ, तो अब हम यहां पर लिख देते हैं, पहली हो गई वोल्गा, ताकि आपको याद रहे, प्रैक्टिकली हमने जान लिया वहां पे। वही पहली हो गई वोल्गा, वोल्गा के बाद आप कौन सी लिखोगे? दूसरी डैन्यूब, डैन्यूब। तीसरी लिखोगे यहां पर यूराल। ठीक है भाई, डैन्यूब क्या है? डैन्यूब 10 देशों से होकर बहती है, 10 देशों से बहती है, क्लियर हो जाएगा? 10 देशों से बहती है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। डन भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। तो यूरोप के बारे में और बताता हूं। यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है। ठीक है भाई, याद रखोगे, यहां कोई रेगिस्तान नहीं है, ये बात ध्यान रखना, रेगिस्तान नहीं है। डन, क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, यूरोप। ओके, क्लियर हो जाएगा? शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, और तुम्हें बताता हूं, जैसे आप
यूरोप में ऐसा है 66.5 जो है ना, वो 66.5 कहां से जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहा है, 66.5 का जो सर्किल है वो ऐसे जा रहा है 66.5, समझ गए अब। तो रशिया का बहुत सारा एरिया टुंड्रा क्लाइमेट में पड़ जाता है, फिनलैंड का भी, स्विट्जरलैंड का भी, नॉर्वे का भी, है ना, इधर ग्रीनलैंड का भी, है ना, ध्यान रखोगे, इधर कनाडा का भी, बहुत सारे एरिया टुंड्रा क्लाइमेट में, यानी कि ऊपर जमा हुआ इलाका है, बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आ जाओ, है ना। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे मैं और तुम्हें इस लाइव मैप से आपको दिखाऊं, तो लाइव मैप वाला इलाका, जैसे आप मैप देख रहे हो, ठीक है भाई, मैप देख रहे हो, इस मैप पे जो ये 66.5 वाला इलाका है ना, ये ऊपर का, ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है भाई, ये ऊपर का इलाका, समझ गए, ये भी आप देख रहे हो, ये ऊपर बिल्कुल जमा हुआ है, इसमें कई देशों के हिस्से शामिल है। अच्छा देखो, आइसलैंड बच जाता है इससे, 66.5 के थोड़ा सा नीचे है आइसलैंड, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर, यहां पर हो गया हमारी इतनी सारी चीजें हमने जानी। अब अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं। अच्छा पहले एक और चीज यूरोप महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। आप बोलोगे सर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या होता है, देखो प्रायद्वीप हम किसी भी उस हिस्से को कहते हैं, जैसे हम भारत को कहने लगे नीचे का हिस्सा, भारत का ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हो ना, इसका प्रायद्वीप बोलेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, जो दुनिया में 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है भाई, ओके। ऐसे ही हम यहां पर ये जो अरब वाला हिस्सा देख रहे हैं, अरब प्रायद्वीप, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे। अच्छा, जैसे हम अमेरिका का ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा देखते हैं, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा राज्य वाला, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समझ गए, जो भी ऐसे मिले आपको 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, वो हमारे लिए प्रायद्वीप है। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सर यूरोप तो ध्यान रखोगे, ये देखो कितना बड़ा प्रायद्वीप है ये तो है ना, एक तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ और 3 तरफ से पानी से कवर्ड है, इसको इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसलिए ऐसा महाद्वीप है ये। ठीक है भाई, आ जाओ, अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले जो आपको चक्रवात है, उनको क्या कहते हैं। ये दक्षिण पूर्वी तट कौन सा है, किधर का है, चलो देखो, ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पहले इसको देखते हैं, दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी क्षेत्रफल में भी, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये जो आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं ना, ग्रीनलैंड, ये भी इसी का है, जमीनी तौर पर हिस्सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। लेकिन इसके ऊपर कब्जा किसने कर रखा है, इस छोटे से देश डेनमार्क ने कर रखा है। डेनमार्क यूरोप का देश है, उसने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो राजनीतिक तौर पर किसका हिस्सा हो गया वो, डेनमार्क का। फिजिकली तौर पर किसका हिस्सा है, भौतिक रूप से टूटा हुआ किसका हिस्सा है, इस महाद्वीप का। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इतनी बात हो गई हमारी। अब ये जो है, इस पर 23 देश बसे हुए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। कितने, 23 देश बसे हुए हैं। ओके, 23 देश के देश सारे ही ऐसे हैं जिनकी सीमा पानी से लगती है, ये इसकी स्पेशलिटी बात है। ओके, क्लियर हो जाएगा, इनके सारे ही ऐसे हैं, और इनमें जो बड़ा देश है वो कनाडा है, दूसरा बड़ा देश अमेरिका है, और जो इनमें तीसरा बड़ा है वो मैक्सिको है। इन तीनों देशों की ही धाक चलती है, ये आप ध्यान रख सकते हो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। ये 3 देश ही लीडर है यहाँ के, और 3 में से अमेरिका इनमें सबसे बड़ा लीडर है। ठीक है भाई, अमेरिका का एक हिस्सा अलास्का ये रहा है यहाँ पे, ये हिस्सा ये उसने रशिया से लिया था, समझ गए भाई, रशिया से लिया था ये अलास्का वाला हिस्सा, ये ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो ये है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब हमसे ये कह रहा था इस क्वेश्चन में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्वी तट है, यानी कि जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, यानी कि ये वाला जो फ्लोरिडा की तरफ है, इस फ्लोरिडा वाले इलाके में इस वाले कोने पर यहां पर बहुत सारे चक्रवात आते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, है ना भाई, उनको इसमें से हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हरिकेन। समझ गए भाई, वो बोल जाते हैं यहां पर हरिकेन, हरिकेन आते रहते हैं। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं, समझ गए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, है ना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की ओर ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की ओर विली विलीज आएंगे यहां पर इस वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो टाइफून आते हैं वो इस तरफ आते हैं यहां पर, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर है, इसमें आते हैं टाइफून, समझ गए, याद रखोगे। यहां पर ये आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के छोटे छोटे हिस्से हैं,
जैसे कि पूर्वी चीन सागर, जैसे कि दक्षिणी चीन सागर, इसमें जो आते हैं उनको क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और जो यहाँ हिंद महासागर में आते हैं उनको चक्रवात बोला जाता है। चक्रवात, ये भी आप ध्यान रखोगे, चक्रवात जो हमारी तरफ आते हैं वो चक्रवात है। ठीक है भाई, हम उनको चक्रवात बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो यहां तक उम्मीद है आपकी ये चीजें हुई होंगी, यहां तक डन। ठीक है भाई, तो हमारा कौन सा हो गया यहां पर? ये हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पहले दक्षिण अमेरिका पर हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको इसके बारे में और बता दूं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, है ना, ध्यान रखना कौन कौन से देश में, ये जो आप कनाडा और यूएसए देख रहे हो, इन दोनों के बॉर्डर पर यहां पर आपको 5 झीलें देखने को मिलती हैं। इन 5 झीलों को हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ग्रेट लेक्स, महान झीलें बोलते हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। उनमें एक है सुपीरियर, एक है इसमें से मिशिगन, एक है इसमें से ह्यूरॉन, एक है इसमें से इरी, एक है इसमें से ओंटेरियो। ऐसे आपने ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे ऐसे भी झीलों के नाम है, जैसे कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर है, लेकिन इन 5 झीलों की एक खास बात भी है कि ये जो मिशिगन है ये पूरी तरीके से अमेरिका में लगती है, लेकिन बाकी सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो ये कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर पर है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये दोनों के बॉर्डर पर टच करती हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में, और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो हो जाएगी सुपीरियर, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। ओके, इनमें सबसे बड़ी जो है वो सुपीरियर है, जो सबसे छोटी है वो ओंटेरियो है। और इरी और ओंटेरियो झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। इरी और ओंटेरियो बिल्कुल कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है झील, और उन्हीं दोनों के बॉर्डर पर आपको कनाडा और यूएसए के ही बॉर्डर पर नियाग्रा वाटरफॉल मिल जाएगा। दुनिया का, ध्यान रखोगे, एक खूबसूरत वाटरफॉल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आपको ये 5 ग्रेट लेक्स दिख रही होंगी, ये 5 महान झील दिख रही होंगी आपको। ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है जो पूरी की पूरी, ध्यान रखोगे, यूएसए में है। इसी के किनारे पर आपको यहां पर शिकागो बसा हुआ मिलेगा, अमेरिका का शिकागो शहर, समझ गए, जो इसी के किनारे है, मिशिगन झील के ही किनारे है ये। ठीक है भाई, ये वाला जो आप शिकागो शहर देखते हो, शिकागो अपनी बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, अमेरिका के अंदर है ये। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक? उम्मीद है आप ये यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखोगे, ये हो गया यहां पर शिकागो वाला शहर हो गया। अब ये कौन सी झील है? ध्यान रखोगे, शिकागो जिसके किनारे है वो है यहां पर मिशिगन। तो मैं इनमें मार्क लगा दूं। पहले ये हो गई हमारी सुपीरियर, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर यहाँ पे मिशिगन आपको देखने को मिल जाएगी, फिर ये आपको ह्यूरॉन देखने को मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ इरी और ओंटेरियो, ये ओंटेरियो सबसे छोटी है लास्ट में। इनमें से सिर्फ ये वाली अमेरिका के अंदर है पूरी, बाकी ये जो है बिल्कुल बॉर्डर पर है, ये चारों कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में, इरी और ओंटेरियो के बीच में, ये रहा कनाडा और यूएसए के बीच में, यहां पर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। ये रहा ये झरना। ठीक है भाई, ये यहां पर ये आपको ये फॉल्स देखने को मिल जाएगा, नियाग्रा वाटरफॉल आपको यहां पर ये ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, बिल्कुल इन दोनों देशों के बॉर्डर पर है ये। ओके, उम्मीद है आपको यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर ये वाटरफॉल। हमारे यहाँ जो चित्रकूट झरना है ना, वो भारत का नियाग्रा बोला जाता है, जो छत्तीसगढ़ में दक्षिणी क्षेत्र में है, इंद्रावती नदी उसको बनाती है। ओके, ये चीज हो गई हमारी यहां तक। ओके, डन। चलो, अब हम आए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चीजें देखी, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तरफ। अच्छा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे और 2-3 चीजें बता दूं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट मैकिलने, 6194 मीटर ऊंची है, और उसका नाम है माउंट मैकिलने। और ये कहां पर पड़ती है? अमेरिका में। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, जो अमेरिका में ही पड़ती है। मिसिसिपी आपको देखने को मिलेगी, मिसिसिपी।
पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर अमेरिका में बहती है, यहाँ आकर गिर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे, इटास्का झील से निकलती है अमेरिका में और आके यहाँ पर सीधा आके गिर जाती है। इसको अगर मैं आपको मैप पर दिखाने लेके चलूं तो मैप पर कुछ हिसाब जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। पता है इस नदी के आसपास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क डार्क सा एरिया ऐसा, ठीक है, ये वही नदी वाला एरिया है। ठीक है भाई, ये वही ध्यान रखोगे, ये वाला एरिया, ये वही नदी बह रही है, ये रही, और ये नीचे जाकर गिर जाती है किसमें, यहाँ पर आकर गिर जाती है, समझ गए, मैक्सिको की खाड़ी में, यहाँ गिर जाती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो हम देखें ये कहाँ से निकल रही है, ये इटास्का झील से निकल रही है और ऐसे बहती हुई यहाँ गिर गई, है ना, ये गिर गई यहाँ पर पूरे इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, अमेरिका की तो ही है ही सबसे लंबी नदी, पूरे महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी। और ये जब गिर रही है ना, तो इसके मुहाने पर न्यू अर्लियंस बंदरगाह है अमेरिका का। कौन सा बंदरगाह है? न्यू अर्लियंस, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। न्यू अर्लियंस बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, किसका? यूएसए का। और एक और बात ध्यान रखना, ये इटास्का झील से निकल तो रही है ऊपर, ये तो ठीक है, पता है यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला है यूएसए के अंदर इस तरफ, ठीक है भाई, उन रॉकी पर्वतमालाओं से एक मैसौरी नदी आ रही होती है, मैसौरी, यहां से आई ऐसे आके यहां मिल गई इसमें, ठीक है भाई। और जब ये मिल गई ना इसमें, तो जहां मिल रही है वह सेंट लुइस शहर है, सेंट लुइस, जहां पर इन दोनों नदियों का संगम है। सेंट लुइस दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है यहाँ पर सेंट लुइस में, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर मिल जाती है। मैसौरी नाम का स्टेट भी है, समझ गए, ये रहा मैसौरी राज्य है, ठीक है, अमेरिका का। अमेरिका के टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिनको मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो डन यहाँ पर, ओके, उम्मीद है। अच्छा, जैसे हम अपने यहाँ गंगा यमुना बोलते हैं ना, ऐसे ही इन दोनों नदियों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? मिसिसिपी मैसौरी, याद रखोगे। और कभी कभी तो यूं कह देता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो बोलता है मिसिसिपी मैसौरी, एक साथ मिला के। मिसिसिपी को सिंगल नहीं बोला जाता, कभी कभी मैसौरी साथ में लगा के बोली जाती है उसके। उम्मीद है आपको पता चल गई होगी यहाँ पे, ठीक है भाई, आ जाओ। तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, जैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यह है कैलिफोर्निया राज्य, यह है कैलिफोर्निया राज्य। देखो इधर ना वेस्ट की तरफ, इस तरफ अमेरिका में सिर्फ एक ही राज्य बहुत फेमस है, कैलिफोर्निया स्टेट, उसके अंदर अलग अलग को है। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है भाई। लॉस एंजलस, लॉस एंजलस है ना, यहीं पर हॉलीवुड है, जहां पर हॉलीवुड की मूवियों की शूटिंग होती है ज्यादातर, समझ गए, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ आपको ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी सिर्फ इस राज्य में, वरना तो ज्यादातर उधर बसे हुए हैं अमेरिका के लोग। इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत घना हिस्सा है, यहाँ पर बसे हुए हैं ज्यादातर अमेरिका के लोग। बीच वाले हिस्से में थोड़ा सा, इधर बस एक ये कैलिफोर्निया राज्य की तरफ, ठीक है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, दक्षिण अमेरिका पर चलते हैं, नीचे वाले साउथ अमेरिका पर चलते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन, है ना भाई, कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है? ओके, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है जो भूमध्य रेखा पर स्थित। देखो ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में से ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी, ध्यान रखोगे, मकर रेखा नीचे वाली, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये हमारी मकर रेखा, यानी कि माइनस की 23.5 डिग्री बोल दीजिए, या फिर इसको, है ना भाई, 23.5 डिग्री साउथ बोल दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। या तो इसे नीचे की माइनस की 23.5 बोल दीजिए, या फिर इसे 23.5 डिग्री साउथ वाली बोल दीजिए, नीचे वाली मकर रेखा को, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये यहां से जा रही होती है और 0 डिग्री भी जाती है इस महाद्वीप से, 2 रेखाएं ये जाती हैं। और जो अभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप गया था, वहां से सिर्फ कौन सी जा रही थी, वहां से सिर्फ ऐसे यहां से निकल के जा रही थी, ध्यान रखोगे, कर्क रेखा, है ना, मैक्सिको वाले क्षेत्र से। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, इतनी बात हो गई हमारी। अब ये वाली पर, इस महाद्वीप पर बड़ा देश जो है वो है ब्राजील। सबसे ज्यादा जो एरिया यहां पर कवर करता है ना, वो ब्राजील ही करता है साउथ अमेरिका महाद्वीप पर, उसकी अलग धाक है अपनी यहां पर, समझ गए। अच्छा, और इस 0 डिग्री पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, जैसे कि इक्वाडोर 0 डिग्री पर बसा है, इसीलिए उसका नाम इक्वाडोर है। इक्वेटर बोलते हैं ना 0 डिग्री को, तो इसका नाम इक्वाडोर है, इसी 0 डिग्री पर बसा हुआ वो देश। और एक कोलंबिया,
याद रखो कोलंबिया भी बसा हुआ है और एक है ब्राजील जो इस पर बसा हुआ है इस 0 डिग्री पर, यानी इस 0 डिग्री पर यहां पर 3 देश बसे हुए हैं, कोलंबिया है ना भाई, इक्वाडोर, ये भी आप ध्यान रखोगे इक्वाडोर, और इक्वाडोर के साथ साथ में कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा, ब्राजील, ये भी आप ध्यान रखोगे ब्राजील। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये 0 डिग्री पर इस महाद्वीप पर 3 देश बसे हुए हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। दुनिया का एरिया के मामले में चौथा बड़ा महाद्वीप है, फोर्थ बड़ा महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं इसको एक बार देखने के लिए कि ये दिखता कैसा है। इसको पक्षियों को समर्पित महाद्वीप बोल देते हैं। ये रहा साउथ अमेरिका महाद्वीप, खूब घने जंगल है, समझ गए। और कौन सी पर्वतमाला यहां पर आपको देखने को मिलेगी, एंडीज पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला हिमालय से भी लंबी पर्वतमाला, लेकिन हिमालय के ऊंचाई के मामले में दूसरे नंबर पर है। हिमालय सबसे ऊंची तो है, लेकिन ध्यान रखोगे लंबी ये है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो हम कह सकते हैं कि लंबाई में पहले नंबर पर है ये एंडीज, और ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है। हिमालय सबसे ऊंचा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये है एंडीज पर्वतमाला। अब ये एंडीज पर्वतमाला देखो किसके सारे फैली हुई है, यहां पर क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, इसके किनारे फैली हुई है पूरी पार। ठीक है भाई, और इस महाद्वीप के किस तरफ है, पश्चिम की ओर है इस महाद्वीप के। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब इसमें देशों को आपको डिवाइड करना बहुत आसान है। यहां पर बहुत सारे देश बसे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वेनेजुएला बसा हुआ है, यहां पर वेनेजुएला, ये यहाँ गुयाना बसा हुआ है, यहां पर सूरीनाम बसा हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये आपको कोलंबिया देखने को मिल जाएगा, ये आपको इक्वाडोर देखने को मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर पेरू देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ आपको बोलीविया देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ आपको ये पतला सा चिली देखने को मिल जाएगा, ये पतलू सा। ठीक है भाई, और फिर ये आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगा, ये अर्जेंटीना, ये आपको अर्जेंटीना देखने को मिल जाएगा, ये उरुग्वे है, उरुग्वे, ये यहाँ पर पराग्वे देखने को मिल जाएगा, पराग्वे, समझ गए, पराग्वे। ये ब्राजील है, ब्राजील कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। ओके, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है आप यहां तक इसको ध्यान रखोगे कि भाई एरिया इसमें ब्राजील कवर करता है, और दूसरा बड़ा देश है यहाँ का अर्जेंटीना। 2 बड़े देश यहाँ पर ये है। ठीक है भाई, ओके। ये उरुग्वे वही है जहां पहला पहला क्या हुआ था, फीफा विश्व कप हुआ था फुटबॉल का 1930 में, यही देश जीत भी गया था, समझ गए। ये यहाँ पर ये अंदर पराग्वे है। यहाँ 2 देश जो लैंडलॉक्ड है, जिनकी पानी से सीमा नहीं लग रही, वो एक पराग्वे और एक बोलीविया है। कौन कौन से, पराग्वे और बोलीविया, ये ध्यान रखना, ये अंदर है। ठीक है, बाकी इन सब की सीमा रेखा लगती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये भी हमारा हो गया यहाँ तक डन। ओके, अच्छा, एक और चीज यहां तक हमें ध्यान रखनी है कि इससे ये तो 2 जाती है, पक्षियों को समर्पित महाद्वीप है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अमेजन रिवर कहां से निकलती है। चलो मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं अमेजन रिवर के बारे में। ये हमारा पेरू देश है, और ये हमारा यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई, ये आपको देखने को मिल जाएगा ब्राजील, है ना भाई, ध्यान रखो ब्राजील। तो ये एंडीज पर्वतमाला पेरू से निकलती है, अमेजन नदी पेरू से, और फिर उसके बाद ब्राजील में चली जाएगी, और फिर आगे जाके यहाँ गिर जाएगी। किस में गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, ध्यान रखोगे, अटलांटिक महासागर में। और जहां ये गिर रही है वहां से 0 डिग्री जा रही है, यानी इसके माउथ को 0 डिग्री काटती है अमेजन के को। अमेजन क्यों फेमस है पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे चौड़ी नदी है, समझ गए, सबसे चौड़ी नदी। तो सबसे चौड़ी नदी है, पानी ज्यादा लेकर चलती है, जल का आयतन बहुत ज्यादा है, 192 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, 192। हमारे देश में जो ब्रह्मपुत्र है वो 18-18 किलोमीटर चौड़ी है, और ये 192 किलोमीटर चौड़ी है। सोचो इसका पानी कितनी दूर तक दिखाई दे, चलता फिरता समुद्र, समझ ऐसे भी। और इसकी सहायक नदियां हैं 1200 इसकी सहायक है। सबसे बड़ी इसकी सहायक है मडीरा, समझ गए, मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इसी नदी के आसपास अमेजन के जंगल है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर ये। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है भाई इसमें से टिटिका का झील निम्न में से किन 2 देशों के बॉर्डर पर है। वो है, ध्यान रखोगे, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर, समझ गए। आओ मैं तुमको दिखाऊं पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर। अभी हमने देखा था, जस्ट अभी हमने देखा, अगर आप देखोगे ये हो गया यहाँ पर हमारा पेरू, ठीक है भाई, पेरू की राजधानी लीमा। ये हो गया हमारा बोलीविया, ठीक है भाई, और बोलीविया की राजधानी लापाज, ठीक है भाई। और इन दोनों देशों के बॉर्डर पर यहाँ पर है
टिटिकाका झील, जिसको हनीमून लेक बोल देते हैं। ठीक है, अब ये रही ये झील, ठीक है, और ये बसी हुई राजधानी लापाज, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज, समझ गए, इस टिटिकाका झील के किनारे बसी हुई है, समझ गए, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये कौन सी है, ये आपको टिटिकाका झील देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाऊं, देखो इस पे से कि भाई टिटिकाका आपको कहां देखने को मिलेगी। ठीक है, टिटिकाका लेक को देखते हैं, ये रही टिटिकाका लेक, और ये इस लेक का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको यहाँ पर ये नजारा देखने को मिल जाएगा टिटिकाका झील का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये आपको झील देखने को मिल जाएगी। और इसी के किनारे लापाज है, बोलीविया की राजधानी, जो कि दुनिया की सबसे हाइट पर बसी हुई राजधानी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओके डन। आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट पर देखते हैं, है ना, इसको हनीमून लेक भी बोल देते हैं टिटिकाका झील को। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है, अभी हमने देखा था जस्ट। ठीक है भाई, पेरू से निकलती है और ब्राजील में जाती है और उसके बाद अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं अगले पर, बोलता है एंजल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल जो आपको देखने को मिलेगा वो वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, समझ गए, वेनेजुएला, अभी दिखाऊंगा, वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। वहां पर एक नदी बहती है ओरिंको, ओरिंको की सहायक है कैरोनी, कैरोनी की सहायक है चुरून, उसके ऊपर है ये, चुरून नदी पर है। लेकिन हमारे पेपर में क्या आ जाता है, भारत के अंदर, भारत के अंदर आपसे ओरिंको नदी पूछ लेता है कि ओरिंको के ऊपर है। ठीक है, या फिर कभी कभी कैरोनी भी लिख के आ जाता है, ध्यान रखना कैरोनी, लेकिन असल में सच्चाई क्या है कि सर ओरिंको की सहायक है कैरोनी, कैरोनी की है चुरून, उसके ऊपर ये वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे ऊंचा 979 मीटर एंजल वाटरफॉल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एंजल वाटरफॉल। आ जाओ, अब हम एंजल को देखें, आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, वेनेजुएला के अंदर देखने को मिल जाएगा। वेनेजुएला के अंदर यहां पर देखो, एक बात ध्यान रखना, ये है वेनेजुएला देश। ठीक है भाई, वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला, वेनेजुएला देश के साइड में आपको यहां पर जो देखने को मिल जाएगा वो गुयाना देश है, गुयाना, गुयाना देश। तो गुयाना देश ये है नीचे ब्राजील, गुयाना देश के अंदर है गुयाना का पठार, ये आप सफेद सफेद हिस्सा देख रहे हैं, ये जो सफेद हिस्सा है ये है गुयाना का पठार, और ये गुयाना का पठार गुयाना में कम है, ज्यादातर ब्राजील में और थोड़ा सा वेनेजुएला में, ये रहा ज्यादातर ब्राजील में, गुयाना का पठार गुयाना में कम है, और ब्राजील, गुयाना और ध्यान रखोगे वेनेजुएला में फैला हुआ है। तो वेनेजुएला की तरफ यहां पर एंजल वाटरफॉल है, इसी पठार पर चुरून नदी बनाती है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, आओ मैं तुम्हें एंजल वाला हिस्सा इसमें से दिखाता हूं। ओके, एंजल वाला वाटरफॉल यहां पर है ना भाई। अब अगर हम देखेंगे एंजल वाटरफॉल को, है ना भाई, जो वेनेजुएला के ही अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है, जो बहुत ऊंचा है, समझ गए भाई, 979 मीटर ऊंचा है, यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये रहा ये वाटरफॉल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये रहा, देख रहे हो कहां से आराम से गिर रही है वो चुरून नदी, सोचने वाली बात है। ओके आगे आगे देखते हैं। ओके, ये रहा, समझ गए, ये है 979 मीटर ऊंचाई वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। देखना किसी ने ऊपर से इमेज ली है, नीचे अमेजन के जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे इधर, है ना, ये पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अमेजन के जंगल वहां तक भी फैले हुए हैं, समझ गए भाई, वहां तक भी आपको ये फैले हुए देखने को मिल जाएंगे। ये वही कोई इमेज है, वहीं की कोई वीडियो है। ओके ओके, उम्मीद है आपको ये देखना पूरा का पूरा वाटरफॉल कैसा देखने को मिलता है। ओके, आ जाओ, उम्मीद है ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, यहां तक हमारी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आगे को देखते हैं। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। अब अफ्रीका पहुंच गए भाई, दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, 54 देश है यहाँ पर, 54 देश है, जनसंख्या के मामले में भी दूसरा है और एरिया के भी मामले में दूसरा है। अफ्रीका महाद्वीप की नॉर्थ से साउथ 7700 किलोमीटर आपको लंबाई देखने को मिलेगी, समझ गए, इतनी आपको लंबाई देखने को मिलेगी, और ऐसे 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 आपको 7200 किलोमीटर आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना है। 54 देश है। अब इसमें जो बीच में यहाँ पर घास के मैदान है, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री भी जा रही है, यहाँ से तो कर्क भी जा रही है, मकर भी जा रही है, तीनों रेखा जाती है इससे, तो ये 0 डिग्री के आसपास जो यहाँ पर है वो है सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान मिलेंगे। और यहाँ पर नीचे जो ये आप ये साउथ अफ्रीका देश देखते हैं, इस साउथ अफ्रीका देश में 23.5 डिग्री के नीचे, नीचे वाली 23.5 मकर रेखा के भी नीचे आपको यहाँ कुछ
ठंडे इलाके में घास के मैदान मिलते हैं उनको बोलते हैं वेल्ड। समझ गए? तो वेल्ड घास के मैदान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। कौन से? वेल्ड। समझ गए भाई? तो गर्मी वाले जो घास के मैदान है अफ्रीका पे वो सवाना है जो बीच वाले इलाके में है, और जो ठंडे वाले हैं वो यहाँ पर है नीचे, जिनको हम वेल्ड घास के मैदान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ओके, तो उम्मीद है यहाँ पर आपको ये वाली चीज करेक्ट हुई होगी। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। समझ गए? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से तीनों ही रेखाएं जा रही होती हैं, है ना भाई? कर्क भी, मकर भी, 0 डिग्री भी। प्योर गर्मी वाले इलाके में है ये, तभी तो यहाँ पे जो है ब्लैक लोग ज्यादा रहते हैं, गर्मी की वजह से वो ब्लैक हुए हैं। समझ गए भाई? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा अफ्रीका में जो नीचे ठंडे घास के मैदान उनको वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वेल्ड बोलते। और ये जो पंपास घास के मैदान है ये कहां पर थे? जो अभी हमने साउथ अमेरिका महाद्वीप देखा है उसमें जो हमने यहाँ पर अर्जेंटीना देखा था, अर्जेंटीना में यहाँ पर है। और ये भी एक ठंडे घास के मैदान है ना भाई? ठंडे घास के, क्योंकि ये भी मकर रेखा के नीचे है, निचले इलाके में है भाई। या तो ऊपर वाली कर्क के ऊपर हो या फिर नीचे वाली मकर के नीचे हो, तभी ठंडे इलाके में हो सकते हैं। अगर 0 डिग्री के आसपास है ना कहीं तो वो ठंडे नहीं है, फिर वो फिर 0 डिग्री के आसपास यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान है। और ये कैसे है? जैसे पंपास यहाँ पर है अर्जेंटीना में, सवाना गर्मी वाले हो गए। स्टेपीज ठंडे घास के मैदान है। कहाँ मिलते हैं? मध्य एशिया में मिलते हैं, मध्य एशिया में मिल जाएंगे आपको। मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र? मतलब मध्य एशिया मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये समझ गए? कजाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, थोड़े से रशिया में भी यहाँ पर टच होते हुए मिल जाएंगे। हालांकि ये वाला रशिया वाला इलाका ज्यादातर यूरोप में काउंट होता है, तो इन स्टेपी घास के मैदानों को आप यूरोप में भी बोल सकते हैं कि थोड़े से यूरोप में भी है, एशिया में भी है, लेकिन हमारे पेपर में ज्यादातर मध्य एशिया लिखकर आता है कि ये मध्य एशिया में मिलते हैं हमें। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे? आ जाओ नेक्स्ट पर। तो ध्यान रखोगे। अच्छा, स्टेपी वाले हो गए। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, है ना? देखो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से भी यहां से क्या नीचे वाली मकर रेखा जा रही होती है, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे ठंडे इलाके में यहाँ पर आपको यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान मिल जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखो हमेशा ध्यान रखना, कर्क रेखा को हमारे देश में 2 बार काटती है माही, माही नदी हमारे देश में काटती है। और 0 डिग्री को 2 बार काटती है कांगो नदी, कांगो या फिर जायरे नदी, अफ्रीका महाद्वीप पे। समझ गए भाई? अफ्रीका महाद्वीप पे काटती है। जैसे कैसे भाई? ये देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर ये कांगो देश हो गया, इसी में ये ध्यान रखोगे कांगो देश, एक है कांगो रिपब्लिक देश और एक है कांगो देश। ध्यान रखोगे, एक है कांगो देश, एक है कांगो रिपब्लिक देश। तो कांगो देश से भी और कांगो रिपब्लिक देश से भी ये नदी जा रही है बहती हुई। समझ गए? और यहां पर आकर ये एंगोला की तरफ गिर गई है। 3 देशों में बहती है, कांगो, कांगो रिपब्लिक और एंगोला। इन तीनों देशों में बहती हुई ये कहां गिर गई? यहां अटलांटिक महासागर में। और ये ना 2 बार कट करती है 0 डिग्री को। जैसे मान के चलो 0 डिग्री आपकी बह रही है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये 0 डिग्री ये है, ये नदी ऐसे बहती है, यानी कि उसको ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए काट देती है 0 डिग्री को। कौन सी? कांगो। ऐसे ही मकर रेखा को भी काटती है एक नदी। यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहां पर ये साउथ अफ्रीका देश हो गया, यहां पर ये बोत्सवाना हो गया, यहां पर ये जिम्बाब्वे हो गया। तो ये जो लिम्पोपो नदी है ना, यहां से निकलती है। कौन से देश से? साउथ अफ्रीका देश से। साउथ अफ्रीका से निकली, बोत्सवाना में गई, फिर आई, फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बना दी, फिर यहां पर आ गई और यहां गिर गई, मापुतो की खाड़ी में गिर गई। मापुतो की खाड़ी, ये भी आप ध्यान रखोगे, यहां पर मापुतो की खाड़ी में गिर गई। और यहीं से क्या जा रही थी? ऐसे करके मकर रेखा भी जा रही थी। तो इसने साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना का बॉर्डर बनाया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाया। और ये ध्यान रखोगे नदी क्या हो रही थी? 2 बार मकर रेखा को भी काट गई। तो इन तीनों नदियों को आप याद रखोगे। मकर रेखा के लिए लिम्पोपो, 0 डिग्री के लिए कांगो या जायरे, और ध्यान रखना है कर्क रेखा के लिए हमारी माही। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। ये भी होगी हमारी। अब देखते हैं, अब ये क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप से विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं होकर जाती हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर क्या? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। हम कौन सा लगा सकते हैं इसमें से? सर यहां से तो हमको अफ्रीका लग रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर।
विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसका उद्गम किस झील से होता है? देखो भाई, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील पूरी दुनिया में 0 डिग्री पर पड़ने वाली सबसे बड़ी झील है, इसलिए इसको सबसे बड़ी उष्ण कटिबंध झील भी बोल देते हैं। सबसे बड़े उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ने वाली झील, समझ गए भाई, विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से सफेद नील निकली और उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम तक पहुंच गई। कौन सी? व्हाइट नील, सफेद नील, सफेद नील पहुंच गई वहां तक। और ऐसे ही ये है, यहां पर पड़ेगा इथियोपिया। इथियोपिया में है ताना झील, ताना झील से आई ब्लू नील, और नीली नील भी कहां मिल गई? जाकर उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके सफेद नील से मिल गई। यहां तक तो इनको ब्लू और सफेद बुलाया जा रहा था, अब यहां पर आकर सिर्फ इसको नील बोल दिया जाएगा यहां से। और नील नाम से ही ये कहां चली गई? मिस्र में चली गई और आगे जाके भूमध्य सागर में गिर गई, है ना। 6,695 मीटर किलोमीटर, ध्यान रखोगे, 6,695 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और इसके किनारे पर यहां पर अलेक्जेंडरिया बंदरगाह है, यानी कि सिकंदरिया बंदरगाह मिस्र का, इसके किनारे पर, और आगे जाके भूमध्य सागर में यहां पर गिर गई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो 2 से नदियों से मिलकर बनी हुई है, और विक्टोरिया झील से इसकी ये व्हाइट नील निकल रही थी, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पर पहुंच गए अब हम। ऑस्ट्रेलिया की खोज करी है जेम्स कुक ने। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है, ओशेनिया महाद्वीप को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं, और ओशेनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश यही ऑस्ट्रेलिया ही है। इसको द्वीपीय देश, प्यासी भूमि का देश भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक खास बात क्या है ऑस्ट्रेलिया की? जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखना है, यहां से जा रही है कौन सी? मकर रेखा। इस मकर रेखा के ऊपर गर्मी है, और इस मकर रेखा के नीचे सर्दी है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। ऊपर ट्रॉपिकल जोन है और नीचे कैसा है? टेम्परेट जोन है। और ज्यादातर लोग जो रहते हैं ना, इस वाले क्षेत्र में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, बस समझ गए, इस वाले क्षेत्र में। और इनका सबसे बड़ा शहर सिडनी यही है, सिडनी। इधर आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, यहां पर आपको हिंद महासागर मिलेगा। हिंद महासागर के किनारे इनका पर्थ शहर बसा हुआ है, पर्थ। ओके भाई, और यहाँ सिडनी प्रशांत महासागर के किनारे है। सिडनी इनका सबसे बड़ा शहर है। इनकी राजधानी वो अंदर की ओर है, समुद्र के किनारे नहीं है, जिसका नाम है कैनबरा। यहां पर आपको 6 तो राज्य मिलेंगे और आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, समझ गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का ना एक डार्विन बंदरगाह पड़ता है ऊपर की ओर, जहां से वो हमसे व्यापार करता है या फिर एशियन कंट्रीज से व्यापार करता है। डार्विन बंदरगाह वो ऊपर है, वहां लोग बाग बहुत कम रहते हैं, समझ गए, वहां इतने नहीं रहते हैं। आ जाओ अब नेक्स्ट पर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको कहां पर पड़ती है? जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें आपको इस तरफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है, महान महान विभाजक पर्वतमाला। समझ गए, क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में इस तरफ से आता है मॉनसून, इस तरफ से, यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशा से आता है ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, उस मॉनसून को खत्म कर देती है, बिल्कुल अंदर तक बारिश ढंग में पहुंचने ही नहीं देती, सूखा पड़ा है पूरा। समझ गए भाई, प्यासी भूमि का देश। यहाँ पर हर साल 10-12 हजार ऊंटों को मारा जाता है, समझ गए, क्योंकि वो परेशानी में जी रहे होते हैं बीच वाले इलाके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है क्यूजोस्को, क्यूजोस्को याद रखोगे। और कितनी ऊंची है क्यूजोस्को? 2228 मीटर ऊंची है क्यूजोस्को, 2228 मीटर ऊंची। तो ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, पूरे ओशेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जो रेगिस्तान पड़ते हैं, जैसे कि विक्टोरिया है, सिम्पसन है, गिब्सन है ना भाई, ध्यान रखोगे। जैसे कि गिब्सन आपको देखने को मिल जाएगा, गिब्सन, जैसे कि सिम्पसन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, विक्टोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ के डेजर्ट के नाम है, रेगिस्तान के नाम है, पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और इस क्षेत्र में ही मर्रे और डार्लिंग नदियां बह रही होती हैं। कौन कौन सी? मर्रे और डार्लिंग, ये वाली नदियां भी बह रही होती हैं इसी क्षेत्र में, मर्रे और डार्लिंग, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मर्रे और डार्लिंग नदियां, इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में कौन से घास के मैदान है? डाउन्स, और उनमें खूब बढ़िया होती है गेहूं की खेती। ठीक है भाई, यही क्षेत्र है, थोड़ा बहुत हरियाली वाला, पूरा बाकी सूखा पड़ा है। ठीक है भाई, अगर हम देखें इसको, अगर हम चले ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हम देखें ऑस्ट्रेलिया में, बस ऑस्ट्रेलिया में ना पॉपुलेशन ओनली 2 करोड़ प्लस आपको देखने को मिलेगी, समझ गए, बहुत कम जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में।
आपको मामला खराब ही देखने को मिलेगा यहाँ। क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा है ये, समझ गए भाई, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा महाद्वीप है ये। ओके, और जनसंख्या के मामले में ये नीचे वाला, समझ गए है ही नहीं, मामला ही खराब है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर बस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं। ठीक है भाई, देखो ये पूरा का पूरा सूखा पड़ा है, बस किधर हरियाली मिलेगी, इस क्षेत्र में, यहीं पर मर्रे डार्लिंग नदियां, यहीं बड़े बड़े शहर है। जैसे में बड़े बड़े शहर, आपने क्रिकेट के बारे में भी सुना होगा, जैसे मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, सिडनी हो गया, समझ गए, ब्रिस्बेन हो गया इधर। ठीक है भाई, ध्यान रखो, पर्थ हो गया, बस यही है इसका ज्यादातर आबादी इसी क्षेत्र में। समझ गए भाई, यहाँ पर 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। इसका एक है राज्य यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं तस्मानिया द्वीप है, ये ध्यान रखोगे, तस्मानिया द्वीप है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, होबार्ट। ये इसका अलग है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी के सभी राज्यों को गिन सकते हैं। देखो तुम्हारे सामने मैप है, मैं आपको गिनवा के दिखाऊं। देखो एक तो इसका इतना बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है नॉर्दर्न टेरिटरी, बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा कैनबरा, जैसे हमारी दिल्ली राजधानी भी है, याद रखोगे, ऐसी कैनबरा इनकी राजधानी भी है। ठीक है, तो और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए, बाकी राज्य हैं जैसे क्वींसलैंड राज्य ये रहा एक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे नॉर्थ वेल्स ये रहा यहाँ पर। ठीक है भाई, नॉर्थ वेल्स राज्य ये 2 हो गए। फिर हो गया विक्टोरिया यहाँ पर, ये हो गया तीसरा राज्य। फिर हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, चौथा राज्य। फिर हो गया यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गया 5वां राज्य, समझ गए। और छठा कौन सा आपको देखने को मिलेगा, नीचे जो अभी अभी हमने दिखाया तस्मानिया वाला, इसकी राजधानी होबार्ट है, ये रहा तस्मानिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये रहा यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बास जल संधि है, मुख्य भूमि ऊपर रह गई और नीचे ये तस्मानिया द्वीप हो गया। ठीक है, ये है बास जल संधि बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो बास जल संधि इन दोनों के बीच में। पता है ये जो हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अभी देखी है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, जो वो पर्वत है, ये है केप यॉर्क प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से घिरा हुआ पानी से हिस्सा होता है, केप यॉर्क। केप यॉर्क प्रायद्वीप से यहां से पर्वतमाला शुरू हो जाती है और ऐसे जाती है कहां तक, यहां तक। ठीक है, तस्मान द्वीप तक जाती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। चलो अब आगे चलते हैं। ओके भाई, आगे वाला देखते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन क्लीज, इसको ही बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसी को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा था, मर्रे और डार्लिंग बेसिन किस महाद्वीप पर है, इसी पर है, अभी हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। बोलता है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी है, जेम्स कुक, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा, किसने, जेम्स कुक ने करी है अंटार्कटिका महाद्वीप की, है ना भाई। अच्छा, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप की, एग्जांपल के लिए ये महाद्वीप कितने नंबर का बड़ा है, सर ये तो हमें देखने को मिलेगा 5th बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रखना, इनके साथ में जो आप फेबियन शानसेन देखने हैं ना, इनको भी लगा देते हैं हम कि इन्होंने भी खोज करी, लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन में हो तो जेम्स कुक ही लगाओगे आप। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है सदा बर्फ से ढका रहता है, समझ गए भाई, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर हमारा अनुसंधान केंद्र भी है, जो सबसे पहले 1983-84 में हमने अपना जब खोला था पहला दक्षिण गंगोत्री, अब वो खत्म हो गया है, बर्फ से ढक गया है दक्षिण गंगोत्री। और इसके बाद जो दूसरा हमने मैत्री खोला था, वो कब खोला था, 1989 में, 1988-89 में वो हमने तैयार कर दिया था मैत्री, ये चालू है, आज भी चालू है, ये बंद हो गया है। फिर हमने भारती खोला था तीसरा, और खोला है 2012-13 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये भी चालू है भारती वाला भी। अब हम एक और बना रहे हैं मैत्री 2, 2029-30 तक बन जाएगा, बाढ़ में लोगों की रहने की सुविधा होगी वहां पर। वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च करते हैं, कोई इसको कब्जे में नहीं ले सकता अपने में, सबके लिए स्वतंत्र, आइए जाइए। ठीक है भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, वो है कौन सा वाला, माउंट एब्रूज। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, माउंट एब्रूज इज द राइट आंसर। ये आपको अकेला वहां का सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, एकमात्र ही है, बस एक ही है। बोलता है और, है ना भाई, ये नीचे पड़ता है बिल्कुल यहाँ पर। बोलता है भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र कौन सा था, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री था, 1983-84 वाला। बोलता है विंसन मैसिफ, ये पर्वत आपको किस महाद्वीप में लगता है, तो ये जो आपको लगता है ना विंसन मैसिफ, ये आपको किस महाद्वीप में लगता है, ये है हमारा अंटार्कटिका का ही है, और ये 4892 मीटर ऊंचा है, समझ गए, ये भी आप ध्यान रख सकते। यहां पर एक रॉस सागर भी पड़ता है, रॉस सागर, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, रॉस सागर,
समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये थी तुम्हारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीजें, ओके, जो हमने जानी है यहाँ पर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, उम्मीद है यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें कवर्ड हुई होंगी इस वाली क्लास